सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आए हैं कि यूपी पुलिस एसआई में पूछे गए पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस, ये लगभग क्वेश्चंस सभी क्या ये 17 आपके जो 2017 में एग्जाम हुए हैं। आपका जो 2017 और 21 यानी कि 17 और 21 में जितने भी एग्जाम हुए हैं पॉलिटी इसके यूपीएसआई के, उसमें पूछे गए पॉलिटी के करीब 80 से ज़्यादा प्रश्न हम लेकर के आए हैं। इसमें आपको पूरी पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी रिवीजन के पर्पज से आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम इसको एसआई के अलावा भी किसी एग्ज़ाम के लिए ले लें तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी पूरी पॉलिटी के रिवीजन का काम करेगी। इसके मैं पूरे नोट्स भी दूंगा, परफेक्ट नोट्स दूंगा। इनके अलावा इस अंतिम 20 दिनों में या फिर 25 दिनों में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की चीज़ें नहीं है, ठीक है, क्योंकि 14-15 में आपके एग्जाम है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। पॉलिटी ही नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट्स का लेकर के आऊँगा जो आपके एसआई में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, और एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा स्टार्टिंग में ही, ठीक है, या फिर थोड़ा सा पढ़ने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ आप एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। उससे हमारा मोटिवेशन बहुत ही हाई लेवल पे जाता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए और भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श मतलब का आदर्श हमने कहाँ से लिया है। तो आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं। पूछा जाता है आपका कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें आपका 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो न्यायों की संख्या कितनी है, न्याय कितने हैं आपके, कुल 3 प्रकार हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपकी रूसी क्रांति से लिए गए हैं। रूसी क्रांति कब हुई थी आपकी, जो 1917 का समय था, 1917 का समय था। इस समय आपका रूसी मतलब ये रूस की क्रांति हुई थी और यहाँ से लिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात कर ले, जैसे आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या 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 लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, जो आपका आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक, जॉइंट मीटिंग, संयुक्त बैठक, जो कि हमारा आर्टिकल 108 के तहत आता है और इसको राष्ट्रपति ही बुलाता है। तथा व्यापार की स्वतंत्रता, तथा व्यापार की स्वतंत्रता, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, चलो ये कुछ कुछ हमने यहाँ पर लिख रखा है पहले से, पहले उनको पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रिटेन है, ब्रिटेन से आपका संसदीय प्रणाली ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, विधायी प्रक्रिया ली गई है, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप ली गई है, कैबिनेट प्रणाली ली गई है, विशेषाधिकार रिट यानी कि जो इंडिया में जो रिट सिस्टम है वो लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं, द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है। अगर बात कर लें यूएसए की, तो यूएसए से आपका मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया यहाँ से आपकी क्लियरली अडॉप्ट की गई है। बात करें अगले दो की, जैसे आयरलैंड है आपका, तो आयरलैंड से आपका डीपीएस भी है, सबको सभी को पता है। कनाडा से क्या लिया है, कनाडा से आपका लिया गया और हाँ, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति ली गई है, और जो आपका जो आपका मनोनीत किए जाते हैं, नामांकन या फिर मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन या फिर मनोनयन कितने होते हैं, तो इनकी संख्या भाई 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। और ये कितने फील्ड से लिए जाते हैं, आप ये हमको कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। कनाडा क्या है, यहाँ से लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब केंद्र स्ट्रांग होगा और उसकी जो ब्रांचेस होंगी लाइक स्टेट, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और ये सब छोटी छोटी आपकी ये स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये जो होगा ये सबसे पावरफुल होगा, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में होंगी, मतलब जो आपकी संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची के अलावा जितने विषय होंगे वो किसके पास होगा, वो केंद्र के पास होगी। तो राज्यपालों की नियुक्ति करने का जो प्रोसेस वो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार यानी कि आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 लिया गया है। तो आप इनको यहां से अच्छे से पढ़ पाएंगे। बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। यहां से आपका लिया गया है आर्टिकल 368। 368 में क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, यानी कि आपके जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो आपका है। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव है, 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 राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव है
राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। चुनाव लिया गया है। जर्मनी से आपका आपातकाल लिया गया। जर्मनी के संविधान को हम वाइमर संविधान कहते हैं। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पे, जहां पर लिखा है किसी संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में मतलब किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जो 42वां संविधान संशोधन था, ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 24वां कब हुआ था? 1971 में हुआ था। 44वां 1978 में हुआ था। और जो 52वां संविधान संशोधन था 1950 में हुआ था। बात करें आपका जो पहला संविधान संशोधन था, ये कब था? 42वां आपको बता ही चुके हैं, 42वां हो गया। 44वां, 61वां हो गया, 73वां। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, यहाँ से पूछा ही जाएगा आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका। 74वां होगा, 74। इनके अलावा और इसके अलावा बात करें तो आपका 86 हो गया। 86 के अलावा बात करें तो आपका 101 हो गया जीएसटी वाला। फिर आपका 103 आ गया ईडब्ल्यूएस वाला। फिर आपका आ गया 106 आ गया। ठीक है, 106 आ गया। बात करते हैं पहले की। जो पहला आपका हुआ था, जो पहली लोकसभा गठन से पहले इसका संशोधन हो गया था, 1951 में हो गया था ये। 1951 में हो गया था। इसमें क्या हो गया था? 9th जो आपका नवी अनुसूची है, जिसको हम भूमि सुधार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भूमि सुधार। इसको इसमें ऐड किया गया था, भूमि सुधार, इसको इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, 42वीं की बात हम कर चुके हैं। यहाँ पर आपका जो आपका, हाँ, 42वां 1976 में हुआ था, इसकी बात हम कर चुके हैं। और इसको हम कहते क्या है? इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। जो आपका 44वां है, इसमें जो आपका जो आर्टिकल 31 है, मतलब था, अभी तो नहीं है, इसमें आपको संपत्ति का मौलिक अधिकार, यानी कि ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और इसमें संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको एबॉलिश करके इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, यानी कि आर्टिकल 300 ए में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। आर्टिकल 300 ए में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। 61वां क्या है? इसमें वोट देने का अधिकार आपका 21 से 18 कर दिया गया था। वोट देने का अधिकार आपका 21 से 18 कर दिया था। और आपका जो 61वां संविधान संशोधन था, ये आपका 1989 में हुआ था। 74वें की बात कर लें तो आपका जो 74वां है, एक मिनट, हाँ, 73वें की बात कर लें पहले। तो आपको जो 73वां संविधान संशोधन है, ये आप इसमें क्या है? इसमें आपका पंचायती राज है। पंचायती राज, इसमें आपका पंचायती राज है। आपको पता होना चाहिए पंचायती राज किसमें है। तो आपका ये भाग 9 और 11वीं अनुसूची इसमें आपको देखने को मिल जाता है। 74वें बात कर लें तो इसमें आपका आता है नगर पालिकाएं। नगर पालिका, नगर पालिका का है, या फिर ये जो कि इसकी जो अनुसूची है वो आपकी 12वीं अनुसूची है। और इसका जो भाग है वो 9A है, 9A है। ठीक है, इसकी अनुसूची 12 है। 86वीं की बात कर लें, इसमें जो 6 से 14 वर्ष की जो अनिवार्य शिक्षा है बच्चों को, 6 से 14 की जो अनिवार्य शिक्षा है, जो कि आर्टिकल 21A में आती है, जो कि आर्टिकल 21A के तहत आती है, वो इसमें दिया गया है। 101 में आपको पता है 2016 में ये हुआ था। 2016 यानी कि 1 जुलाई से ये लागू हुआ था। जीएसटी आपका, और ये, हाँ, जीएसटी से आपका है। 103 में आपका जो ये 2019 में आया था। और इसमें क्या हुआ था? जो आपके सवर्ण है, मतलब सवर्ण वर्ग है, इसको 10% आरक्षण, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है। फिर 106 की बात कर लेते हैं। ये कब आया आपका? ये लेटेस्ट है, तो 23 में आया था। और इसको नारी शक्ति वंदन, नारी वंदन योजना, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को, 33% आरक्षण फॉर द विमेन्स, इसमें इसका प्रावधान किया गया है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जहां पर हमारा लिखा हुआ है प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था? राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था, यानी कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा था? तो इसके जो उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो आपका के.एम. मुंशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के.एम. मुंशी आपका इसका सही उत्तर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें, जैसे आपका यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, एडिशनल चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो प्रमुख कथन रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कथन रहे हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो आपके नाना पालकी वाला थे, इन्होंने क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यानी कि इसको आइडेंटिटी नोट कहा था। क्या कहा था? सॉरी, आइडेंटिटी कार्ड कहा था। ठीक है, तो के मुंशी ने क्या कहा था?
प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है, यानी कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, के मुंशी जी ने कहा था। पंडित ठाकुर दास भार्गव, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है और यह संविधान का आभूषण है। यानी कि संविधान की आत्मा, कुंजी और आभूषण किसने कहा था? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। आपको यहाँ भी ये कंफ्यूजन हो सकता है, संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर जी ने भी किसी को कहा था, बी आर अम्बेडकर जी ने भी कहा था, वो आपका आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 है, उसको कहा था। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सर ऑर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा था? संविधान प्रस्तावना जो आपका प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है? की नोट है, यानी कि कुंजी नोट है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, जो हमने बहुत ही प्राचीन समय से जो सपने देखते आए हैं, ये उसी का विचार है। ठीक है। सुभाष कश्यप ने कहा था, संविधान शरीर तो है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। अट्टालिका का मतलब होता है ऊंची सी बिल्डिंग या फिर कोई ऊंची सी शिखर वाली कोई वस्तु। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने कहा था, प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से कहीं अधिक है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसे हमारे राजनीतिक समाज का पैटर्न दर्शाया गया। गोविंद दास ने कहा था, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और हृदय, सोल एंड हार्ट कहा जाता है। याद रखेंगे इसको। बेरोबारी यूनियन केस जो 1960 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इसमें कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था, उसका जो कथन था, उसने ये कहा था, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग के पढ़ने की कुंजी है। फिर आपका ये आपका आया केशवानंद भारतीवाद 1973। ये आपका सर्वोच्च न्यायालय, इसमें क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, एक टाइप कह सकते हैं, कि प्रस्तावना संविधान का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान को प्रस्तावना में निहित महान विचारों के प्रकाश में ही पढ़ा और समझा जाना चाहिए। और ये भी इसमें कहा था कि इसमें ये संविधान का भाग है। ठीक है, ये संविधान का भाग है और इसमें आपके इसका जो मूलभूत ढांचा है वो प्रभावित ना हो, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये इसमें कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य भारतीय नागरिकता द्वारा रद्द, मतलब भारतीय नागरिकता रद्द करा सकता है? तो आपका जो नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता यानी कि डिसलॉयल्टी दर्शाई हो, तो बिल्कुल सही है वाला। युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता की हो, बिल्कुल सही है वाला। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, आपका ये वाला एकदम सही उत्तर हो गया। समझ लेते हैं आपकी नागरिकता के बारे में। जो आपकी नागरिकता है यानी कि सिटीजनशिप है, नागरिकता ही आपका भाग 2 में आता है। किसमें आता है? भाग 2 में आता है। और आर्टिकल इसके कहाँ से कहाँ तक है? इसके आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। ठीक है। इसको खोने के तरीके कितने होते हैं? खोने के तरीके कितने होते हैं और प्राप्त करने के तरीके कितने होते हैं? मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। खोने के तरीके 3 होते हैं और प्राप्त करने के तरीके इसके 5 होते हैं। पहले हम प्राप्त करने की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम खोने की बात करेंगे। जन्म से, पहला आपका हो गया जन्म से, जन्म, अरे लिख लो यार, सही है। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से और देशीकरण से। देशीकरण से तथा और अभी जैसे भूमि अर्जन हो गया, भूमि भूमि अर्जन से, भूमि अर्जन से आप कर सकते हैं। ये 5 प्रकार आपके हो गए। खोने के भी तरीके हैं, जैसे आपको वंचित कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर आप त्याग दें, अगर स्वैच्छिक त्याग, खुद से त्यागना चाहते हैं भारत की नागरिकता, तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, आप फ्री हैं। टर्मिनेशन हो गया, टर्मिनेशन जैसे बर्खास्त कर दिया जाना। और एक हो गया आपका डिप्रीविएशन, यानी कि वंचित कर देना, वंचित करना। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार खोने के हो गए। आर्टिकल 11 की बात कर लें, जो आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें क्या है? जो आपकी संसद है, आर्टिकल 11 में संसद को पूरा अधिकार है, संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता पर कानून बना सकता है। संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता नागरिकता पर क्या बना सकता है? कानून बना सकता है, जो कि आपका गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स के अंतर्गत आएगा। भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप है वो कहाँ से ली गई, यानी कि आप पहली बात तो ये समझिए, जो इंडिया है इसमें एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और ये कहाँ से ली गई है? ये आपका यूके से ली गई है। यूके यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से आपकी ये ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु पूछा है, तो मिनिमम आयु इसकी कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष होनी ही चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष होनी चाहिए। अगर बात कर लें तो आपका जो ये आता किसके तहत है, ये आपका आर्टिकल 24 के तहत आता है। आर्टिकल 24 के तहत आता है। आर्टिकल 23 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में क्या लिखा हुआ है? 24 में क्या लिखा हुआ है? इसमें आपका लिखा हुआ है मानव तस्करी। मानव मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग लिखा हुआ है। और जो आपका बेगार करना होता है यानी कि बिना पैसे के काम करवाना किसी से जबरदस्ती, वो आपका आर्टिकल 23 में दिया गया है। 24 में आपका दिया गया है बाल श्रम। बाल श्रम लिखा है, यानी कि चाइल्ड लेबर पर टोटली क्या है? प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिट किया गया है इसको। जो आपका बाल श्रम अधिनियम आया था ये कब आया था? बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम ये कब आया था? ये आपका 1986 में आया था, 1986 में आया था। आर्टिकल 21 ए की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 21 ए की, इसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मतलब आवश्यक शिक्षा, आवश्यक शिक्षा का प्रावधान क्या है? आवश्यक शिक्षा का प्रावधान आपका इसमें किया गया है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6, भारतीय संविधान में वाक्यांश, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा हमने कहाँ से ली है? यानी कि जो हमने ये हमने यानी कि जो ये प्रक्रिया है कानून द्वारा स्थापित, ये कहाँ से ली? तो ये हमने ली है जापान से। जापान से ली है भैया। अगर बात करते हैं हम, जो आपका जैसे यहाँ पर लिखो, कानून कानून की उचित प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कहाँ से लिया है? तो हमने ये यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया? यूएसए से लिया है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है? रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है यूके से, यानी कि ब्रिटेन से। ठीक है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने यूके से लिया है। और जो आपका कानून के समान संरक्षण है यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऑफ लॉ, ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने यूएसए से लिया है। इतनी जानकारी आप अच्छे से याद रखेंगे, आपका एकदम सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और एक आर्टिकल 21 आता है, जैसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इससे संबंध किसका है? इससे आर्टिकल 21 है। 21 में क्या है? जो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आपके आर्टिकल 21 में है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है? तो आपको ये लोग बता दें, जो आर्टिकल 14 है उसमें कानून के समक्ष समानता है। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो कोई भी हो, चाहे विदेशी हो या फिर भारतीय हो, इतने जो हैं उसके अधिकार होते ही होते हैं, इतने होते ही होते। तो ये तीन तो आपके एकदम सही हैं। तो आपका जो गलत है, गलत यानी कि जो आपका सही है ना, तो आपका ये वाला हो जाएगा। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, इसमें आपके जो ये अधिकार हैं ये सब सिर्फ किसके लिए हैं? ओनली फॉर द इंडियंस। ये ओनली फॉर द इंडियंस हैं। आपका बात करें, जैसे आपका जो 15 है, ये वाला आर्टिकल 15, इसमें भेदभाव को मना किया गया है। भेदभाव को मना किया गया है, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 की बात कर लेते हैं। 14 में मैं आपको बता ही चुका, 14 में समानता है आपका। अगर 16 की बात कर लेते तो इसमें रोजगार देने का प्रावधान है।
रोजगार की गारंटी है आपकी। 19 की बात कर लें तो 19 में आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी की बात कही गई है आपकी। स्वतंत्रता, आज़ादी या फिर स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 6 प्रकार की कही गई हैं। अभी आप समझेंगे वो भी। और जो 29 और 30 है इसमें आपको कहेगी अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में इसमें बताया गया है। जो आपका आर्टिकल 20 है, यहाँ पर लिखो आर्टिकल 20। इसमें क्या है? अपराध से दोष सिद्धि, यानी यहाँ बता चुका हूँ, यहाँ पे देखो है आर्टिकल 20 में आपका अपराध से दोष सिद्धि है। अगर आर्टिकल 22 बताया? नहीं बताया। आर्टिकल 22 सुन लो। आर्टिकल 22 में क्या है? जैसे शत्रु देश है कोई, मतलब जैसे आपका कोई, जैसे मान लो पाकिस्तान है, तो जो उनके नागरिक हैं, उनके नागरिक, तो उनको ये आर्टिकल 22 नहीं मिलता है। गिरफ्तारी से संरक्षण उनको नहीं मिलता है। क्यों भाई? स्पाई भी हो सकता है ना? उस पर पूरी जांच के बाद ही उसको देखा जाएगा। तो आर्टिकल 22 में क्या है? दुश्मन देश के साथ ऐसे प्रावधान नहीं है कि हम शत्रु देश के नागरिकों को अनुच्छेद 22 के तहत हम उनको कोई मतलब गिरफ्तारी से संरक्षण उनको हम दे दें। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जहाँ पर लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 26 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो आपका जो 26 है, 26 में क्या है आपका? जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि आप क्या कर सकते हैं? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, आपको आज़ादी है। यानी अपनी संस्थाएं बना सकते हैं और संपत्ति रखने का आपको अधिकार है। तो किसी धार्मिक कार्य के लिए आप चंदा ले सकते हैं, वो आपका इसमें आता है। धार्मिक कार्यों की अगर हम बात करें, आपके जो धार्मिक हैं, रिलीजियस आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान के, वो आपके आते हैं आर्टिकल 25 टू 28। आर्टिकल 25 टू 28 आपके ये आ जाते हैं। आर्टिकल 25 की बात कर लें यहाँ पर। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 बता ही चुका, 27 सुन लो। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28, 27 में है धर्म के नाम पर टैक्स नहीं होगा। धर्म पर टैक्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा? टैक्स। धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा आपसे। आर्टिकल 25 में दिया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की आज़ादी। जैसे आपके जो सिख लोग हैं वो क्या रख सकते हैं? पहले ये देखो, आपका भारतीय संविधान में एक ऐसा आर्टिकल है, आप बताएंगे, जो आपको शस्त्र वगैरह नहीं रखने देता है ना? जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 3 है, उसमें आपका क्या है कि आप, नहीं 3 नहीं, मेकिंग आर रैम, आई थिंक 4 जो है, वो आपका क्या है कि आप बिना किसी हथियार के सभाएं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभाएं कर सकते हैं। हाँ, जो आपका ये है ना आर्टिकल 19, उसके तहत आपका आता है, जो आप बिना हथियार नहीं, मतलब हथियार नहीं रख सकते हैं, और आप उसके बिना ही शांतिपूर्वक तरीके से अपनी सफाई कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 25 में ही जस्ट इसका कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं, जैसे आपका अंतःकरण की आज़ादी। जैसे हमारे सिख भाई लोग हैं तो वो क्या रखते हैं? वो आपके जैसे कृपाण वगैरह रखते हैं ना, चाकू वगैरह रखते हैं, तो उनको आज़ादी है। फ्लाइट में जा रहे हैं और आप सिख हैं तो आप रख सकते हैं। अगर आप और कुछ हैं तो आप नहीं रख सकते हैं। क्यों? ये आपका आज़ादी देता है आपका आर्टिकल 25 कि आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है। क्या है? वो आपका धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो आप उसको अब एक देख सकते हैं। आर्टिकल 28 में आपका दे रखा है, जो आपका जैसे जो आपके सरकारी खर्च हैं, सरकारी खर्चे से आपका जो धार्मिक कार्य हैं, जो आपके धार्मिक संस्थान हो गए, और हम ना धार्मिक संस्थान हो गए, इनमें क्या है आपकी शिक्षा, जो है आपकी धार्मिक धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित होता है? स्वतंत्रता के अधिकार में आपका क्या निहित होता है? तो आप ये समझिए, जो आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन, आपका जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ये आपका आर्टिकल 17 में देखने को मिलता है। छुआछूत इन सब का, तो ये आपका आर्टिकल 17 में देखने को मिलता है। कोई भी पेशा अपनाने की जो आपकी आज़ादी है, लाइक कोई भी पेशा कहीं भी
आप कुछ भी काम कर सकते हैं। या जो आर्टिकल ABCD तो आपका जो ये किस में आता है ये अ, ये ये आपका आता है 19 के सब क्लॉज 6 में आता है। ठीक है, सब क्लॉज 6 में आता है। जो आपकी भाषण देने की आज़ादी है या फिर आप कह सकते हैं बोलने की जो आज़ादी है वो आपका 19 के सब क्लॉज 1 में दे रखी है। जो आपका कोई भी धर्म पालन करने की, देखो आपके भारतीय संविधान में जो आपका 19 है इसमें टोटल 6 प्रकार की आज़ादियाँ हैं। 1 2 3 4 5 और एक इधर 6। पहली आपकी आज़ादी है बोलने की। जब आप बोलेंगे, बोलना, बोलने की आज़ादी है या फिर भाषण की आज़ादी है। जब आप बोलेंगे तो कहाँ पर बोलेंगे? जहाँ पर सभाएं होंगी, जहाँ पर सम्मेलन होंगे। अगर सम्मेलन होंगे, जब सब लोग शांत रहेंगे तभी आपके भाषण को सुनेंगे, यानी कि शांतिपूर्ण सम्मेलन। शांतिपूर्ण सम्मेलन, सम्मेलन या फिर सभा करने की आज़ादी। जब सम्मेलन होगा तो यहाँ से नई नई विचारधाराएं उत्पन्न होंगी। जब विचारधाराएं बनेंगी तो अलग अलग क्या बनेंगे? संघ बनेंगे। किसी को, चार लोगों ने अगर भाषण दिया है तो किसी को इनकी बातें अच्छी लगी, किसी को इनकी, किसी को इनकी, किसी को इनकी। तो ये क्या करेंगे? सब मिल करके अपने अलग अलग क्या बनाएंगे? संघ बनाएंगे। तो संघ बनाने की आज़ादी है यहाँ पर, संघ बनाना। ये सब स्वतंत्रताओं के बारे में बात चल रही है, संघ बनाना। देखिए अब जब संघ बनेंगे तो ये सब क्या करेंगे? संघ बनाए, कुछ मोटो होगा ना इनका, तो पूरे देश भर में घूमेंगे, पूरे देश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या करेंगे? स्वतंत्र रूप से पूरे देश में घूमना, पूरे देश में घूमना लिख लो, पूरे देश में घूमना। जब घूमेंगे तो कुछ लोग रास्ते से भटकेंगे, और जब रास्ते से भटके कहेंगे वाह ये गोवा पर, कुछ लोग मान लो गोवा पहुंच गए, और गोवा जब पहुंच गए वहां पर देखा सीन और कहा वाह यहाँ तो जन्नत है, हम यहीं पर रुकेंगे। तो मतलब पूरे देश में कहीं भी बस जाना। तो आपका जो ये है आपका कहीं भी बस जाना, कहीं भी बस जाना। और जब बस जाएंगे तो कुछ खाने पीने के लिए, पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना आप ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? पैसा कमाने का अधिकार जो आपका है ना, या कोई भी व्यापार करने का अधिकार है, कोई भी, कोई भी व्यापार, व्यापार करने का अधिकार ये आपका है। इसमें से आप, इसमें आपका पहले संपत्ति का अधिकार भी आता था, इसको हटा दिया गया है, मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि आर्टिकल 19(1)(f) में आता था। 19(1)(f) में आता था, इसको हटा दिया गया है। आपका इसको क्या कर दिया गया? आर्टिकल 301 के तहत कर दिया गया है। नहीं नहीं, वो तो आर्टिकल 31 को किया गया, सॉरी। मतलब संपत्ति का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया इसमें से, बस इतना आप समझें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या संविधान के पास सीबीआई को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्रतिकृत करने का अधिकार है? फिर क्या है? बी, लोकपाल, यानी कि लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले तथा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। तो जी हाँ, आपको सीबीआई के पास ये अधिकार और लोकपाल के पास आपका ये अधिकार पूर्ण रूप से होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। पहले आप समझिए सीबीआई के बारे में। सीबीआई क्या है? सीबीआई एक जांच संस्था है जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। समिति कौन सी थी? समिति कौन सी थी? तो संथानम समिति थी। किसकी सिफारिश पर हुई थी? संथानम समिति, संथानम समिति की सिफारिश से हुई थी। ठीक है, जो लोकपाल है ये कहाँ से लिया गया है? लोकपाल, लोकपाल का जो पद है ये स्वीडन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये आपका स्वीडन से लिया गया है। ये स्वीडन से आपको लोकपाल का पद लिया गया है। लोकपाल जो है आपका केंद्र में होता है, ये जी आपके केंद्र में होते हैं। जो आपके प्रथम लोकपाल थे वो कौन थे? प्रथम लोकपाल, प्रथम लोकपाल थे आपके पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष आपके प्रथम थे। आप जब राज्य स्तर पर आता है, केंद्र में तो हम इनको लोकपाल कहते हैं, अगर राज्य स्तर पर चीजें आ जाती हैं तो वहां पर लोकायुक्त कहा जाता है। लोका लोकायुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकायुक्त कहा जाता है। सबसे पहले जो लोकायुक्त बने थे, सबसे पहले वो किस राज्य में बने थे और कब बने थे? महाराष्ट्र में बने थे। और कब बने थे?
1971 में बने थे, 1971 में बनेंगे। तो आप इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखेंगे, मतलब वहाँ पे लागू हुआ था 1971 में। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सही सुमेलित नहीं है? तो 8वीं में 22 भाषाएं हैं, बिल्कुल सही है। 9वीं में आपका अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है, बिल्कुल सही है। 12वीं में नगर पालिकाएं हैं और 11वीं में आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र नहीं है, ये आपका 5 में है, ये आपका 5 में है। अभी एक एक को हम समझ लेते हैं यहाँ पर। और आपका जो 11वीं में है वो आपका यहाँ पर पंचायत दी गई है, पंचायती राज या फिर पंचायत लिख सकते हैं आप। पंचायतों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियों की संख्या 12 है। अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 है। अभी समझते हैं एक एक को। पहले हम एक एक को समझ लेते हैं। पहले में क्या है आपका, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, पांचवें में क्या है, छठे में क्या है, और सातवें में क्या है, आठवें में क्या है, नवे में क्या है, 10 और 11 और 12। सब लिखेंगे नहीं यहाँ पर, वैसे मैंने जस्ट लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर 8, 9 और 12 लिखा हुआ है। पहले में बात कर लेते हैं जो आपका राज्य राज्य तथा यूटी। राज्य कितने हैं? 28 हैं। और यूटीज कितने हैं आपकी? यूटीज आपकी 8 हैं। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो आपका 2 है, इसमें आपका जो शपथ वगैरह है, नहीं, इसमें आपका ना, अरे यार, वेतन तथा भत्ते हैं। हाँ, इसमें आपका वेतन तथा भत्ते हैं, वेतन तथा भत्ते हैं। तीसरे में आपका शपथ है, ओथ वगैरह हो गया। तीसरे में शपथ है। और जैसे आपका शपथ मतलब टोटल शपथ का प्रारूप है, कौन किसको शपथ दिलाएगा, ये सब सारे प्रावधान आपके अनुसूचित 3 में दिए गए हैं। चौथे में क्या दिया गया? राज्यसभा में सीटों का विभाजन। राज्यसभा में सीटों का ब्रेकडाउन आप कह सकते हैं या फिर विभाजन कह सकते हैं। सीटों का विभाजन कह सकते हैं। पांचवें में क्या है, मैंने आपको बता चुका, जो SC एंड ST हैं, इनके प्रशासन एरियाज यानी कि प्रशासन क्षेत्र हैं, प्रशासन क्षेत्र हैं। छठे में क्या है आपका? ATM मनी आपकी ट्रिक है, ATM मनी यानी कि ATM मनी, M फॉर मनी। जो आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इनके जो क्षेत्र हैं यानी कि इनके प्रशासन की बात, इनका प्रशासन, इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं, प्रशासन किनका? जनजातीय क्षेत्रों का। आपने अगर इसको कर लिया तो आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सातवें में क्या है? इसमें सूचियों के बारे में, यानी कि संघ सूची, शक्तियों का बंटवारा, संघ समवर्ती, संघ समवर्ती और एंड राज्य, संघ समवर्ती और राज्य सूची के बारे में आपको इसमें बताया गया है। बात करते हैं आपके जो 8 है, इसमें आपका 22 भाषाओं के बारे में बात कही गई है। आपकी जो नई है, इसमें क्या है? इसमें आपका जो लाइक क्या भूमि सुधार आप कह सकते हैं, जैसे अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन आप इसमें कह सकते हैं। यानी कि आपका जो 9 है, पहले आप ये समझिए, जो 9वीं है इसमें अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन भी है, और जो नई है इसमें आपका क्या है? भूमि सुधार भी आप इसमें कह सकते हैं। ये सबसे पहला था 1951 में, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये आपका 1951 में जोड़ा गया था। 10वें में आपका दल बदल है, दल बदल है। एंटी डिफेक्शन है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था। 11वीं में बता चुका आपका पंचायतें हैं, और आपकी जो फिर 11वीं में पंचायत है, लिख देता हूँ पंचायत। इसमें आपके 18 विषय हैं टोटल, और आपका जो ये है 12वां, इसमें नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं, इसमें आपको टोटल 29 विषय आपको देखने को मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? तो इसमें क्या कहा गया है? राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने के लिए भेदभाव नहीं करेगा। तो बिल्कुल सही है, भेदभाव नहीं करेगा, बिल्कुल। यदि कोई व्यक्ति संप्रभुता एकता की रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता प्रतिबंधित की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति संप्रभुता एकता की रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी, हाँ बिल्कुल, ये भी सही है आपका। क्यों सही है? देखो, आप भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15। यदि कोई व्यक्ति संप्रभुता एकता की रक्षा करने में, लाइक आपने संप्रभुता और एकता कुछ ऐसा काम किया है, उससे आप खंडित हुई है, तो आपको आपकी स्वतंत्रताएं जो है प्रतिबंधित कर दी जाएंगी, आपको जेल में डाला जा सकता है। जेल में डालने का मतलब है आपकी जो अभिव्यक्ति है
आर्टिकल 19 है वो दबा दिया जाएगा और आपका प्रतिबंधित हो जाएंगी चीज़ें। जनरली क्या होता है कि जब आपके स्टेटमेंट्स में प्रतिबंधित हो गया, ओनली हो गया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो नहीं होता है, लेकिन आपको वहाँ पर सोचना होगा, हर जगह पे निट्टो काम नहीं आएगा, ठीक है। आर्टिकल 29-30 में बता चुका, फिलहाल समझ लो इनको अलग अलग करके। जो आर्टिकल 29 है इसमें क्या है और आर्टिकल 30 में क्या है। 29 में क्या है, अपनी भाषा तथा संस्कृति बनाए रखना, ठीक है, अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है। जो आर्टिकल 30 में है इसमें क्या है, शिक्षण संस्थान जो आपके जैसे मदरसे हो गए, ये सब चीज़ें इसमें खुल सकती हैं। और शिक्षण संस्थान वगैरह जो अल्पसंख्यकों के हैं, शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यकों के, वो इसमें खुल सकते हैं, ठीक है। मतलब शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार आपका आर्टिकल 30 में दिया गया है। आपके जो मौलिक अधिकार हैं ये कैसे होते हैं, ये आपके असीमित हैं। जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ये आपके जो मौलिक अधिकार हैं, आपके जो मौलिक अधिकार हैं ये कैसे हैं, ये आपके ऑब्सोल्यूट हैं। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है असीमित है, ऑब्सोल्यूट है या फिर असीमित है आपके, ठीक है। इस पे क्या हो सकता है, मतलब जो राज्य हैं वो इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। क्या लगा सकता है, इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। चलिए आर्टिकल 13, मतलब ये 13 की ओर आते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है, कौन सा वक्तव्य सही है। कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो त्याग नहीं सकता है। जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे, बिल्कुल सही। आपका जो बी है ऑप्शन, ये एकदम से सही हो जाएगा। आपका जो अनुच्छेद 13 है, आपका जो आर्टिकल 13 है, इसमें क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। इसमें आपका न्यायिक पुनरावलोकन दे रखा है। तो सिंपल सी बात ये है कि आपका जो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जैसे आपका कोई ऐसा कानून आ जाता है जो पिछले कानूनों का हनन कर रहा है, वो तुरंत स्वतः ही रद्द माना जाएगा। क्या माना जाएगा, स्वतः ही रद्द माना जाएगा, ठीक है। और ये किसके तहत आता है, ये आपका न्यायिक पुनरावलोकन के आर्टिकल 13 के सब क्लॉज, आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 2 के तहत आपका आता है। यानी कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो आपका जो भाग 3 है, जो भाग 3 का खंडन करे। भाग 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं और जो इसका खंडन करेगा उसको ही हम खंडित मान लेंगे कि वो मान्य नहीं होगा, वो आपका मान्य नहीं होगा, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास जो आपका यानी कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास है, सभी के पास है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीयों को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है। कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, तो कानून के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं तो बिल्कुल सही है आपका। उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है आपका, ये भी सही है। तो आपका जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपको सी वाला हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। और उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला और हटाया जा सकता है। देखिए जो आपके जो कानूनी अधिकार रहते हैं ये कैसे मिलते हैं, कानून के द्वारा मिलते हैं। क्या होते हैं, कानून के द्वारा मिलते हैं। अगर उस कानून को ही बदल दिया जाए तो आपका क्या हो सकता है, बदला हटाया जा सकता है ना। मान लो आपका कानून बनाया गया है, जैसे 10% EWS का बनाया है ना, संसद ने बनाया है इसको, संसद ने बनाया है। आर्टिकल 16(4) के तहत आता है, आर्टिकल 16(4) के तहत आता है। तो अगर इसको संसद चाहे तो इसको क्या कर सकती है, हटा सकती है। क्यों, इसको संसद चाहे तो हटा सकती है कि नहीं ऐसे, कि अगर चीज़ें हट जाएंगी तो आपके लिए नहीं हटेंगी, हट जाएंगी। जो संसद ने बनाया है उसको हटाया जा सकता है, सिंपल सी बात ये कही गई है। और जहाँ पर देखो आपको ये बताने वाला होगा मैं वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या है, इसको बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था।
और इसके तहत ही आपको जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या होता है, ये रिट जारी करता है, ये रिट जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, जैसे आपका मतदान का अधिकार हो गया, मतदान, तो इसको आपका जो मतलब ये कानूनी अधिकार है, मतदान का जो अधिकार है ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, आपका ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है, डबल जियो पार्टी आपका नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो इसमें उल्लेखित है, जो आपका भारतीय संविधान में उल्लेखित है, इसको पढ़ो आप सही से, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे आप जो इसका सही उत्तर जाएगा केवल एक है, जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 23 का सब क्लॉज 2, इसमें क्या है, जो आपका राज्य है वो क्या है, अपने नागरिकों को देश की मतलब इस संकट की स्थिति में आपका वो क्या कर सकता है, नागरिकों को बाध्य कर सकता है। क्या कर सकता है, नागरिकों को बाध्य कर सकता है। राज्य, ऐसा प्रावधान है कि राज्य नागरिकों को बाध्य कर दे, किसकी सेवा के लिए, किसकी सेवा के लिए, देश की सेवा के, नागरिकों को बाध्य। नागरिकों को बाध्य कर सकता है सेवाओं के लिए। ठीक है, सेवा के लिए आपका ये बाध्य कर सकता है। जो आपका आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 है, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 है, इसमें क्या है, एक से अधिक बार आपको सजा नहीं होगी, एक से अधिक बार आपका सजा नहीं होगी। अधिक सजा एक ही अपराध के लिए आपको कभी नहीं दिया जाएगा। और समझ लेते हैं, जैसे आपका मैंने आपको बताया 20 का सब क्लॉज 2 बता दिया, तो 20 का सब क्लॉज 1 भी इसी हाथ जान लो, क्योंकि ये अब आगे टॉपिक ये आए या ना आए। तो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है, आर्टिकल जो 20 है इसका सब क्लॉज 3 क्या कहता है, एक में क्या कहता है, एक में वो जो आपने जब अपराध किया है, अपराध के समय जो आपका कानून होगा वही मान्य होगा, वही आपका मान्य होगा। ऐसा नहीं कि पहले 10 साल की थी, आपने तब क्राइम किया और फैसला आपका तब सुनाया गया कि जब ये 20 साल का हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत वो 20 साल वाला दे दिया जाएगा, नहीं। जब आपने क्राइम किया है तो वो आपका वही वाला लागू होगा, यानी कि पिछला जब आपने क्राइम किया था जो तब कानून आपका लागू था वही कानून लागू किया जाएगा। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 1 में दिया गया है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। आर्टिकल 30 में है आपका जो जिसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन इसमें है आपका, यानी कि खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते हैं। इसमें आप खुद के खिलाफ अपनी गवाही को नहीं दे सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 48A के तहत आपको क्या दिया गया है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पर्यावरण की रक्षा, वन और वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, तो ये आपका इसमें दिया गया है। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। जैसे आपके किसके तहत आता है, ये आपका आता है डीपीएसपी के तहत, डीपीएसपी के तहत आता है, जो कि आपका आयरलैंड से ली गई है। किससे ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। और इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ये आपका 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, ये उसके तहत आपका एड ऑन किया गया था। किसमें, डीपीएसपी में कहा गया था। डीपीएसपी के कुछ अन्य, डीपीएसपी कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक आता है, डीपीएसपी जो है आपका ये 36 से लेकर के टोटली कितने तक आता है, जो 51 है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय जो है आपका वहां तक आता है। कुछ बात कर लेते हैं, जैसे आपका आर्टिकल 48 हो गया, फिर आपका हो गया आर्टिकल 49 हो गया, फिर आपका हो गया आर्टिकल 50 हो गया, और आपका जो आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 हो गया। ठीक है, आर्टिकल 51 हो गया।
आर्टिकल 48 के बारे में बात कर लेते हैं। इस पे क्या है, दुधारू पशुओं को आप नहीं मार सकते हैं, जैसे इसमें कृषि और कृषि तथा पशुपालन। एक और इसमें आता है जैसे दुधारू पशुवध निषेध है, दुधारू पशु वध निषेध किया गया है पूरी तरीके से, आप इसको देख सकते हैं। और जो आर्टिकल 49 है, इसमें आपके राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, महत्व के स्मारक हैं, उनका संरक्षण करने का अधिकार आपको है। कर्तव्य है आपका, अधिकार नहीं है आपका, वो क्या है, कर्तव्य है, डीपीएसपी है ये। और ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, आप इसको लिख लीजिए। अगर आपके ऊपर ऐसा नहीं कि सरकार को आपको डीपीएसपी देना ही देना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। जो आपका ये है डीपीएसपी, न्यायालय जो है आपका, उनमें चुनौती नहीं दी जा सकती है, जो न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका आर्टिकल 50 है, ये क्या है, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण है। आपकी जो कार्यपालिका है तथा न्यायपालिका है, इसका पृथक्करण दिया गया है, यानी कि इनके कार्यों को अलग अलग मतलब किया गया है। जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, ये एक दूसरे के कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। आर्टिकल 51 में क्या दे रखा है, इसमें जो दे रखा है इंटरनेशनल प्राइज एंड हार्मनी के बारे में बताया गया है, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है वो, शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना आर्टिकल 51 के तहत आता है। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, जो आपका मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि ड्यूटीज हैं, एफडी हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके केवल भारतीय नागरिकों पर होती हैं। क्यों क्यों ऐसा होता है, विदेशी होगा तो वो आपके कर्तव्य को क्यों करेगा, आपके कर्तव्यों का निर्वहन कोई दूसरा व्यक्ति क्यों करेगा, आप ये समझिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ किस पर लागू होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपका वो भारतीयों पर लागू होती हैं। किस पे लागू होती हैं, भारतीयों पर लागू होती हैं। यही वजह है कि आप अगर किसी दूसरी कंट्री के हैं तो आप इंडिया में पुलिस वाले नहीं बन सकते। क्यों, क्योंकि आपकी ड्यूटी वो आपकी है, किसी विदेशियों की नहीं, है ना, कि वो आपका। इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल समझ लो। इसका आर्टिकल है आपका 51 का ए, 51 का ए। भाग कौन सा है भारतीय संविधान का, आपका भाग 4A है। क्या है, 4A है। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये लिया कहाँ से किया गया है, अडॉप्ट कहाँ से किया गया है, ये आपका अडॉप्ट किया गया है यूएसएसआर से, सोवियत संघ, यानी कि रूस से। रूस से जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित समिति है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो आपकी समिति है, वो कौन सी है, ये है आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, कब बनी थी, 1976 में बनी थी। जो आपके जो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके नॉन जस्टिसेबल होते हैं, यानी कि ये गैर न्यायोचित होते हैं। क्या होते हैं, गैर न्यायोचित होते हैं। गैर न्यायोचित होते हैं, यानी कि इनका पालन अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप इनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो पालन ना करने पर कोई दंड का प्रावधान डायरेक्टली देखा जाए तो नहीं। भारतीय संविधान में अगर आप गैर न्यायोचित, यानी कि आप अगर इनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो सरकार है वो आपको डायरेक्टली दंडित नहीं कर सकती है। आप ये बताएंगे जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इसने कितनी सिफारिश की थी, कितने प्रकार के मतलब कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो इनकी संख्या 8 थी। 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी। ठीक है, लेकिन जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसके तहत आपका 10 मतलब 10 जो आपके क्या हैं, कर्तव्य हैं। कैसे लिखा जाता है यार कर्तव्य, ये गलत लिखा है। कर्तव्यों कर्तव्यों को ऐड किया गया था। 2002 में भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य, जो कि 11वां है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये आपका जोड़ा गया था। तो आपका जो
86वां संविधान संशोधन है ये, यानी कि शिक्षा से संबंधित वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका कि इसमें आपका क्या है, 6 से 14 वर्ष तक की एजुकेशन के बारे में बताया गया, 6 से 14 वर्ष तक की एजुकेशन के बारे में बताया गया है। और और जैसे आप फंडामेंटल राइट किस में आता है, फिर से समझ लो, रिवीजन चीज़ें होती रहेंगी। फंडामेंटल राइट आपका आता है 21 के सब क्लॉज 1 में आता है, और 21 मतलब फंडामेंटल राइट के तहत आता है, सॉरी मतलब फंडामेंटल राइट के तहत आता है। ये आपका फंडामेंटल राइट है आपका, ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। 3 प्रकार के ये होते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। पहला ये फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। फिर आपका एक आता है डीपीएसपी, डीपीएसपी आता है, और एक फंडामेंटल ड्यूटी आता है, यानी कि एफडी आता है, फंडामेंटल ड्यूटी आता है। जो फंडामेंटल राइट है वो आपका आर्टिकल 21A के तहत आएगा। इसमें क्या होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बनाया गया है, जो आर्टिकल 21A के तहत है। फिर से आंख बंद करेंगे और पढ़ेंगे जो आपका आर्टिकल 21A है, इसके तहत यानी कि फंडामेंटल राइट के तहत आपका जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो अनिवार्य शिक्षा है वो आपका मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है ना, आपको मौलिक अधिकार है। अगर बात कर लें डीपीएसपी की, जो आपके जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं इनकी देखभाल है, ये आपका डीपीएसपी है, ये आपका देखभाल है। अगर बात कर लें फंडामेंटल ड्यूटी की, तो आपका आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 सब क्लॉज ए का पार्ट के, ये आपका इसके तहत आता है। और इसमें क्या था, आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां यानी कि ये किसके तहत आता है, ये इसका जो आर्टिकल है, इसका जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 51 का ए सब क्लॉज के, ये इसके तहत आता है। 11वां ऐड किया गया था, 11वां ऐड किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट से सुरक्षा प्रदान करता है? मैंने आपको अभी बताया, मैंने आपको क्या बताया, अभी बताया। जो आपका दोहरा यानी कि आर्टिकल 2 है, तो 20 का 2 याद रखो, 2 इसमें है, तो आपका दोहरा संकट से आपको बचाया गया, यानी कि एक ही जुर्म के लिए 2 बार आपको अदालत सजा नहीं दे सकती है। अगर विभागीय कार्रवाई हो रही तो वो अलग चीज़ है। मान लो आप सरकारी नौकर हैं, आपको सरकारी नौकर हैं आप, और आप घूस लेते पकड़े गए, घूस लेते पकड़े गए हैं, तो आपको मान लो 5 साल की सज़ा हो गई, 5 साल की क्या हो गई, सज़ा हो गई। और आप सरकारी कर्मचारी थे, यानी कि पुलिस में थे आप, दरोगा साहब थे आप, पुलिस, ये देखिए ये घूस लेते पकड़े गए हैं, तो इनको 5 साल की सज़ा भी होगी, और 5 साल की सज़ा होगी तो इनकी विभागीय कार्रवाई होगी, जो आपकी पुलिस की नौकरी होगी वो चली जाएगी। तो ये जो होगा आपका, ये दोहरी सज़ा या फिर दोहरे दंड या फिर डबल जियोपार्डी के अंतर्गत नहीं आएगा। जो आपका न्यायालय एक अपराध के लिए आपको एक ही बार दंडित कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। तो दोहरी परिसंकट, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं आपातकाल की, आपातकाल से आप लिख लो, जो आपातकाल होता है वो कहाँ से लिया गया है, ये आपका जर्मनी से लिया गया है, ये आपका कहाँ से लिया गया है, ये आपका जर्मनी से लिया गया है। जो कि आर्टिकल 352 356 सॉरी 352 6 एंड 3 हाँ 360, ये इसके अंतर्गत आपका आता है। 52, 56 और 4 मतलब उसमें जुड़ता जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल आपका किसमें है, जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है वो आपका 352 में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ये किस आखिर ये क्या है, ये क्वेश्चन कैसे किस पर बेस्ड है, मौलिक अधिकार पर बेस्ड है। तो आपको जो आर्टिकल 352 है मौलिक अधिकार, इसके तहत आपके रद्द किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है आपके वो क्या किए जा सकते हैं, वो आपका रद्द किए जा सकते हैं। लेकिन आपके 2 आर्टिकल ऐसे हैं, जो आपका आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 20 एंड 21, ये कभी भी रद्द नहीं किए जाएंगे, ये रद्द नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक में जीवन का अधिकार होता है और एक में क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका रद्द नहीं किया जा सकता है, कभी भी निलंबित नहीं होंगे। ऐसा किसमें बताया गया था, ऐसा किसमें बताया गया था, तब किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, आपका जो 44वां संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके तहत आपका ये ऐड किया गया था, या फिर ये आपका प्रावधान बनाया गया था। B.R. अम्बेडकर ने डीपीएसपी को किसके रूप में वर्णित किया है? यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। क्यों हो सकती है, आप ये समझो, जो B.R. अम्बेडकर जी थे
उसमें उन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? अब नहीं होगी क्योंकि मैंने इसको बता दिया है। 32 को क्या कहा था? हार्ट एंड सोल कहा था, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल कहा था। तो क्या आप इसके लिए होगा? यानी कि आत्मा एंड हृदय यहाँ पर दोनों आ गया है। संविधान की अनूठी व्यवस्था यानी कि जो क्या बोलते हैं नॉवल फीचर्स एंड की टू कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो आपके नहीं होंगे। मैं बता चुका हूँ ये किसने क्या कहा था। तो संविधान की आत्मा, जो इसका सही उत्तर आपका होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन जो है आपका नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, अरे कुछ गड़बड़ी होगी, सॉरी, गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी ये हुई है कि हार्ट एंड सोल इसको कहा था, तो ये तो आपका होंगे नहीं। संविधान की कुंजी आपको मैं बता चुका क्या था। और जो आपका संविधान की अनूठी विशेषता, बी आर अम्बेडकर जी ने डीपीएसपी के बारे में कहा था। और हार्ट एंड सोल किसके बारे में कहा था? ये कहा था आर्टिकल 32 के बारे में। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसके लिए सॉरी। ठीक है, आर्टिकल 32 में क्या है आपका, बता चुका हूं वैसे। ये आपका संवैधानिक उपचार है। इसमें संवैधानिक उपचार, इसमें क्या है आपका संवैधानिक उपचार है, यानी कि हार्ट एंड सोल आपका संविधान को कहा गया है। जो आपका डीपीएसपी है, डीपीएसपी, ठीक है। अ, ये किसके समान है? आपका जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, इसमें आपका था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि दिशा निर्देश दिए जाने के जो आपके तत्व हैं वो इसके तहत आता है। जो आपकी आपका भारतीय संविधान, सॉरी आपका जो क्या बोलते हैं आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आपका ये आपका आया था, यानी कि इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शंस आपका ये इसके तहत आता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? आर्टिकल 44 जो है आपका वो यूसीसी से संबंधित है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपका ये संबंधित है। सबसे पहले यूसीसी कहाँ लागू हुआ? यूसीसी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो ये आपका यूके यानी कि उत्तराखंड में आपका ये सबसे पहले लागू हुआ था। सेकंड नंबर पर कहाँ हुआ? सेकंड नंबर पे ये गोवा में हुआ। और तीसरे में कहाँ होने के चांसेस हैं? वो आपका गुजरात में होने के चांसेस हो गया है या होने वाले हैं, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझको, बट आप देख लेंगे तीसरा जो है आपको वो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये गुजरात ही होगा या फिर हो चुका होगा। आप इसको एक बार जरूर चेक करेंगे। ठीक है, जो आपका आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 है वो आपका ग्राम पंचायत आ जाता है। जो आपका मातृत्व राहत ये आपका आर्टिकल 42 के तहत आ जाएगा। जो ये आप बताएंगे, ये आपका कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स यानी कि सीबी, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर प्लीज देंगे। ठीक है, और 40 हो गया, 42 हो गया, 41 देख लो, आर्टिकल 41, आर्टिकल 41, इसमें क्या है? काम, शिक्षा तथा लोक सहायता, लोक सहायता पाने का अधिकार, अधिकार आपका इसमें आपका पाया गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि अभी तो ये अडॉप्ट किया गया है, मान लो यूसीसी जो नया वाला यूसीसी वहाँ पर यहाँ पर आपका गोवा में अडॉप्ट किया गया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो आपका आज़ादी के समय से, यानी कि जब पुर्तगाली लोग हुआ करते थे उस समय से आपका यूसीसी है, तो आपका गोवा आपका हो जाएगा। ठीक है, वो आपका गोवा हो जाएगा। जनरली पूछेगा नहीं वैसे, बट आप एक बार इसको जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे आपका क्वेश्चन है डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए कदम उठाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैं आपको पीछे ही बताया, आर्टिकल 40 आपका हो जाएगा। आर्टिकल आपका 40, तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, बताने के लिए चीज़ें भी कम पड़ती जाएंगी। क्यों? चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब रिपीट होंगी तो उनको बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्लास ख़त्म होने के करीब थोड़ी देर बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसके कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, आपको उसको पढ़ लेना है, बाकी तो बस निकल जाएगा आपका सब कुछ। आर्टिकल 38 में क्या है? इसमें आर्टिकल 38 में क्या है? तो इसमें आपका लोक कल्याण,
लोक कल्याण की अभिवृद्धि है, मतलब लोक कल्याण की जो भावना है वो आपको बढ़ाना है। 39A में क्या है, जो आपका आर्टिकल 39A है, यार चलो बता ही देता हूँ। इसमें आपका समान न्याय तथा, यार वैसे होम अभी कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा था ना इसको, तो आपको जो समान न्याय तथा, आप एक बार कमेंट कर जरूर देंगे, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप कमेंट जरूर कर देंगे भाई। तो समान और निःशुल्क कानूनी सहायता है, निःशुल्क, निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता वो आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल के, जो आपका आर्टिकल 39A है उसके तहत आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 41 मैंने आपको बताया, नहीं बताया, नहीं बता चुका शायद, बता चुका ये, ठीक है। आर्टिकल 43 नहीं बताया आपको, आर्टिकल 43 जो आपका कामगार है, जो मजदूर हैं आपके, तो आपके कामगारों को निर्वाह, इतनी तो आप सैलरी दीजिए कम से कम वो क्या कर पाए, अपना जीवन यापन कर सकें या फिर निर्वाह कर सकें, निर्वाह योग्य मजदूरी आप दें, तभी वो सही है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं किसके अंतर्गत हैं, ये सब आते हैं आपके डीपीएसपी के अंतर्गत में। मैंने आपको बताया, फिर से समझिए, जो आपका डीपीएसपी आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड के सब आर्टिकल 45 से ली गई है, ये मैंने नहीं बताया था, 45 से ली गई है, और इसका जो आर्टिकल्स हैं वो 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है। डीपीएसपी के सिद्धांतों का संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है, कौन सा वक्तव्य आपका सही है, ये सकारात्मक है, बिल्कुल आपके जो डीपीएसपी हैं ये आपके पॉजिटिव हैं, और इनका लक्ष्य राज्य के अधिकारों कार्य में वृद्धि करना है, बिल्कुल सही। इनका राज्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है, तो इनका लक्ष्य सामाजिक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका बिल्कुल ये वाला होने वाला है, क्या यार, तो आपका सही उत्तर क्या होने वाला है, ये वाला आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इनको मैं एफआर के रूप में लिखूंगा, समझ जाइएगा आप, तो आपके एफआर हैं, और जैसे, हाँ पहले आप यही समझो, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके क्या हैं, ये कैसे होते हैं, ये आपके नकारात्मक हैं, बता चुका मैं आपको, फिर से समझिए, नकारात्मक हैं। ये क्या करता है, राज्य को करने से रोकता है, राज्य को कुछ करने से रोकता है, कुछ क्या मतलब, कुछ करने से रोकता है। आपके राइट्स हैं तो वो जो आपके क्या हैं, जैसे मतलब गवर्नमेंट जो है उस पर रोक नहीं लगा सकती, कुछ ऐसी ही स्थितियां आएंगी जब वो रोक लगाएगा, जैसे मैंने आपको बताया आपातकाल के समय, इन सब के समय आपका होता है। डीपीएसपी आपके क्या है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, यहाँ पर बता चुका। और फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं ये क्या करते हैं, ये आपका राजनैतिक लोकतंत्र बनाते हैं। कैसा लोकतंत्र बनाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, राजनैतिक लोकतंत्र बनाते हैं, लोकतंत्र बनाते हैं, आपका राजनैतिक लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। और जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में अंतर समझ लीजिए आप, जो आपका डीपीएसपी है ये सामाजिक सामाजिक तथा सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र बनाते हैं, ये आर्थिक लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, बताइए, न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि ये जस्टिसेबल होते हैं। और जो आपका डीपीएसपी है, और जो आपका डीपीएसपी है ये आपका नहीं, मतलब नहीं किया जा सकता। और ये किसके तहत आता है, ये आपका आर्टिकल 37 के तहत आता है, यानी कि जो डीपीएसपी है इसको आपका, ये आपका जो क्या बोलते हैं, मतलब ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ऐसा आपका आर्टिकल 37 में बोला गया है। अभी बढ़ते हैं आगे की ओर।
क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य डीपीएसपी में विनिर्दिष्ट विदिन क्या है, ठीक है, रूप में उल्लेखित है, यानी कि ये जो आता है किसके तहत आता है, आपका जो ये वक्तव्य लिखा है ये आपका अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल 39 है उसके तहत आता है। आर्टिकल 39 के तहत क्या आता है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण सामूहिक हित में हो, तो बिल्कुल सही है ये। अब क्या है, धन और उत्पादन के संसाधनों पर अहितकारी संकेंद्रण ना हो। इसके कुछ सब क्लॉजेज होते हैं, जैसे आपका एक हो गया 39, जैसे 39 की प्रमुख इंपॉर्टेंट थिंग्स जान लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। जैसे आपका आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 का बी हो गया, 39 का बी हो गया, और एक आपका लिख लो आर्टिकल 39 का सी हो गया। जो आपका बी है, बी क्या दिखाता है, बी आपके पहले वाले को दिखाता है, और जो सी वाला है ये आपको इस पे दिखाता है, यानी कि धन संचय आप नहीं कर सकते हैं। धन संचय पर कानूनी रोक लगाता है। आपका जो सब क्लॉज सी है, यानी कि सब क्लॉज सी आप 3 कहते हैं, कि जो आपका आर्टिकल 39 का सब क्लॉज सी है ये आप क्या कहता है कि धन संचय पर कानूनी रोक लगाता है। क्या लगाता है, कानूनी रोक लगाता है। अब बात कर लें आर्टिकल 39D की। 39D, 39D में क्या है, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तो समान होना चाहिए, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान कार्य है तो समान वेतन भी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए मेरे भाई, समान वेतन रहना चाहिए। समान वेतन, वेतन 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 वेतन, ऐसे समान वेतन रहना चाहिए। ठीक है, आपको ये याद रहना चाहिए। और ये जो आपका आर्टिकल 39 है ओवरऑल, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है, किसका उदाहरण है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये एक समाजवाद का उदाहरण है। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। समाजवादी विचारधारा, ठीक है ना। कुछ अभी लैग करने लगा था, इसकी वजह से मुझको रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ गई थी। ठीक है, अभी सही चल रहा है। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पर, जहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है, डीपीएसपी का क्वेश्चन है। डीपीएसपी से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। डीपीएसपी के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है। ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। बिल्कुल, अभी आपको जस्ट पीछे बताया, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं 39 जो समाजवादी आइडियोलॉजी पर पूरा बेस्ड है, तो इसको हम समाजवादी विचारधारा से प्रेरित कह सकते हैं। इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य जनता की इच्छाओं को प्रतिफल करना है, तो बिल्कुल आपका ये वाला भी सही हो जाएगा। जो इसका सही उत्तर होगा आपका 1 और 2 दोनों होगा। समाजवादी होता है तो समाजवादी में हमारे कितने आर्टिकल्स आते हैं, जो हमारे समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हैं उसमें कितने आते हैं। एक तो समाजवादी होता है और एक आपका गांधीवादी होता है। क्या होता है, गांधीवादी। इन आर्टिकल्स के बारे में हम जान लेते हैं। एक होता है उदार और बौद्धिक, उदार तथा उदार या बौद्धिक है, उदार तथा बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल वाले जो होते हैं। बौद्धिक। समाजवादी में आर्टिकल जो आपके आते हैं वो आर्टिकल 38 होता है, आपका 38 होता है, 39 होता है, 41 होता है, 42 होता है, 43 होता है एंड 47 होता है। गांधीवादी की बात कर लें तो आपका इसमें आर्टिकल 40 आता है। आर्टिकल 40 आता है जो कि ग्राम पंचायतें इसमें होती हैं। आर्टिकल 43 आता है, कॉमन है ये, आर्टिकल 43 आता है। इसमें क्या होता है, कुटीर उद्योग, जो आपके लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग, उसमें ये होता है। आर्टिकल 46 आता है, आर्टिकल 46 आता है, और 47 इसमें भी आता है। 47 में क्या है, इसमें नशा मुक्ति का प्रावधान, नशा मुक्ति का प्रावधान इसमें दिया गया है। 48 में क्या है, गोवध निषेध दिया गया है कि इसमें गोवध नहीं होगा। गोवध को मना किया गया है कि गोवध नहीं होगा। जो उदार और बौद्धिक ये आपका हो गया आर्टिकल 44, जिसके अंतर्गत हम यूसीसी लाते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं। आर्टिकल 45 हो गया। आर्टिकल 45 में हमारा चाइल्ड एजुकेशन है। इसमें क्या है, हमारा चाइल्ड एजुकेशन है, इसमें के अंतर्गत हमारा चाइल्ड एजुकेशन आता है। एंड देन बात कर लें आपका जो आर्टिकल 51 है, सॉरी 50 एंड 51, इन दोनों के बारे में बता चुके कि जो आप 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है, और 51 में क्या है, इंटरनेशनल पीस है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, जो आर्टिकल 51 में है, कि देश से क्या संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधी संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना, क्या ये सही है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। इंटरनेशनल पीस है तो मतलब आदर बढ़ाना,
संधि करना, ये सब एक पॉजिटिव वे में चीज़ें चलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता और निपटाना, बिल्कुल सही है ये। परमाणु निरस्त्रीकरण और पहले हमला नहीं करने की नीति, इसमें देखिए हमला करने को ही क्या है मतलब डिनाई किया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये तो गलत है। क्यों गलत है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत क्या है, अपना जो भारत है, भारत में परमाणु निशस्त्रीकरण जैसी कोई भी चीज़ संविधान में नहीं लिखी है। तो आप इसको याद रखेंगे, भारत में यहाँ पर जो लिखा है परमाणु निशस्त्रीकरण, ये भारत में कहीं भी किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको जो बनता है आप ठीक है, इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं। भारत की विदेश नीति यही कहती है कि बस भारत की विदेश नीति है कोई हमला ना करे पहले, ये आपकी विदेश नीति में आता है, लेकिन संविधान में ये वर्णित कहीं नहीं है कि परमाणु निशस्त्रीकरण हो, ऐसा कुछ हो, क्योंकि भारत जो है एक परमाणु संपन्न देश है। इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NSCS के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करेगा भैया मेरे? वो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। जो आपका NCSC है, NCSC ये क्या है? ये एक आयोग है। किसका आयोग है? या सुप्रीम कोर्ट का एक आयोग है, जो कि आर्टिकल 338 आर्टिकल 338 के अंतर्गत आता है। SC आयोग, SC आयोग यानी कि समझ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट शायद बोल दिया था मैंने अरे यार, ठीक है ना। तो SC आयोग होता है जो शेड्यूल कास्ट आयोग, शेड्यूल कास्ट आयोग, ठीक है, वो आर्टिकल 338 के अंतर्गत आता है। फिर आपका होता है NCST, NCST ये क्या है आपका? ये आपका ST आयोग है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स आयोग कमीशन। इसका जो प्रावधान है ये आर्टिकल आपका 338 के सब क्लॉज ए में देखने को मिलता है, जो कि 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको अलग किया गया था। इसको 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हमने अलग किया था। एक आता है NCBC, ये आपका OBC आयोग है। ये आपका OBC आयोग है। ये किस में आता है? ये आपका आता है आर्टिकल 338 के सब क्लॉज बी में आता है। इसको 102वां संविधान संशोधन जो था, इसके तहत 2018 में इसको एक कानूनी दर्जा दिया गया था, या फिर कानूनी दर्जा अगर मुख्य भाषा में कहें तो आपको जो संवैधानिक दर्जा है वो इसको दिया गया था। ठीक है, इनका सभी का कार्यकाल कितना होता है? इनका सभी का जो कार्यकाल होता है, वो कितना? 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा और चीजें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का अध्यक्ष कौन होता है? जो आपका 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि ये पूछा है जो CCEA है, CCEA यानी कि जो आपकी CCEA है, इसका अध्यक्ष कौन? तो जो भारत का प्रधानमंत्री है वही आपका आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, यानी कि मंत्रिमंडल है तो मंत्रियों का जो प्रधान होगा, यानी कि जो प्रधानमंत्री होगा वही आपका ये प्रमुख होगा। ठीक है, क्या करती है? ये आपकी आर्थिक फैसले सुनाती है। इनके अलावा जैसे कुछ जैसे क्या बात करें, कुछ अन्य जो आपकी कैबिनेट है, अरे समितियां हैं, जो कैबिनेट की कमिटीज हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे आपका हो गया एक होता है कैबिनेट, सुपर कैबिनेट जो होती है, इसका जो मेन होता है वो PM होता है। एक होता है नियुक्ति समिति, अपॉइंटमेंट कमेटी, नियुक्ति समिति, इसका ही मुखिया कौन होता है? यानी कि ये क्या करते हैं? अधिकारियों का चयन करते हैं। मतलब केंद्र की सरकार में कौन अधिकारी क्या काम करेगा, अधिकारियों के चयन से संबंधित है, अधिकारियों के चयन से संबंधित है, और इसका जो मेन होता है वो PM होता है। जो संसदीय मामलों की समिति होती है, संसदीय मामलों की समिति, जो संसदीय मामलों की समिति होती है, इसका भी मुखिया नहीं,
संसदीय मामलों का जो मुखिया होता है ना, हेड इसका, जो मुख्य होता है इसका, वो गृह मंत्री होता है। क्या होते हैं? गृह मंत्री, यानी कि होम मिनिस्टर होते हैं। आपकी आवास समिति, आवास समिति, इसका जो अध्यक्ष होता है वो भी आपका होम मिनिस्टर होता है, यानी कि एचएम होता है। ठीक है। केंद्रीय बजट से रेल बजट को किस कमेटी ने अलग किया था? तो आप ये बताएंगे कि ये स्टार्टिंग कब से हुई थी इसकी। नहीं, अ, ये करीब करीब मान लो कि ये 1924 में अलग हुआ था, 1924 में अलग हुआ था। इससे 92 वर्ष पहले इसकी स्टार्ट हुई थी। इसकी स्टार्टिंग 92 वर्ष पहले हुई थी, यानी कि 48 दुनिया, इसमें से आप घटाएंगे तो उतना निकल के आ जाएगा। एग्जैक्ट मुझको याद नहीं है। ठीक है। याद नहीं है। और जो इसकी समिति थी वो आपकी एकवर्थ कमेटी थी। एकवर्थ कमेटी का गठन कब हुआ था? इसका जो गठन हुआ था, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसका गठन 1921 को हुआ था। ठीक है। इसका गठन आपका 1921 को हुआ था, और इसने 1924 में इसको अलग कर दिया था। इसको अलग कर दिया गया था। और 92, मतलब ये 92 साल पहले ऐसा हुआ था। अभी क्या है, आप इसको जैसे 2017 में क्या हुआ कि 2017 में, यानी टोटल 92 साल के बाद, लगभग लगभग 92 सालों के बाद क्या हुआ, इसको विलय कर दिया गया। विलय कर दिया गया किसमें? ये विलय से संबंधित कौन सी समिति है आपकी? विलय कर दिया गया। ठीक है। विलय किया गया। पहले रेल बजट क्या होता था, 2017 से पहले अलग आता था। ठीक है। अलग आता था। उसमें रेल बजट, जितना भी रेलवे के अलग से बजट आवंटित होता है अभी, वो अलग से किया जाता था। लेकिन अ, देखो यार, सिंपल सी बात है कि 1924 से पहले आपका जो बजट था रेल का, वो एक साथ आता था। लेकिन 1924 से लेकर के 2017 तक आपका अलग अलग बजट पेश हुए हैं। फिर एक समिति का गठन हुआ, विवेक देबरॉय, विवेक विवेक देबरॉय समिति, विवेक देबरॉय समिति का गठन हुआ, जिसके तहत 2017 में इसको फिर से मर्ज कर दिया गया। इसको फिर से क्या किया गया? मर्ज कर दिया गया। आपका पीएम इस टाइम पे कौन है? आपका पीएम मोदी है। मोदी थे मतलब, और अभी भी हैं। ठीक है ना। पीएम मोदी जी ने इसको नेतृत्व, यानी कि आम बजट में इसका विलय कर दिया था। नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? जो आपका प्रोटेम स्पीकर होता है, कौन? लिखा हुआ है यहाँ पर, जो आपका प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर काम क्या होता है? देखिए, जब कोई नई नई लोकसभा जब गठित होती है, तो क्या होता है कि कोई वहां पर स्पीकर तो होता नहीं है, तो इसका चयन होता है। अब यही पूछा है कि इसका चयन करता कौन है। पहले ये अब हम बात करेंगे कि प्रोटेम स्पीकर करते हैं कि क्या है। जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं ना, उनको ये शपथ दिलाने का काम करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? शपथ दिलाने का काम करते हैं। अब बात आती है कि होता कौन है, मतलब इनको प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है? तो प्रोटेम स्पीकर को भारत का राष्ट्रपति चुनता है। किस आधार पर चुनता है? इसका मॉडल क्या है? तो फ्रांस की परंपरा के आधार पर, फ्रांस पर आधारित परंपरा है। उसके आधार पर जो वरिष्ठ नागरिक है सदन का, जो आपका वरिष्ठ है ज्ञान में, उम्र में नहीं, ज्ञान में या फिर एक्सपीरियंस में, जो है, वो आपका अस्थायी रूप से इसका चुन लिया जाता है। उसके बाद जब नई लोकसभा हो जाती है, तो इनका काम यही होता है कि उन सांसदों को शपथ दिलाएं। क्या दिलाएं? शपथ दिलाएंगे। ठीक है। जो नए अध्यक्ष का चुनाव फिर होता है, नए अध्यक्ष का, ये तो पुराने होते हैं, जो आपके ये वरिष्ठ चुने जाते हैं, ये तो जस्ट एक पार्ट टाइम के लिए होते हैं। लेकिन फिर आपका ये न्याय चुनाव करवाते हैं किसका? नए, जो आपका स्थायी स्थायी अध्यक्ष का। ठीक है। ये परंपरा फ्रांस से ली गई है। आपको बताना होगा कि जो इसका आर्टिकल है प्रोटेम स्पीकर का, वो क्या है। प्लीज इसको जरूर बताइएगा आप। आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, तभी चीजें आप सीख पाएंगे। ठीक है। भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो थॉट था, सबसे पहले किसके मतलब कौन लाया था? तो आपके जो सी ऑप्शन है इसका, एम एन रॉय ने 1934 में
जी आपका लाया था। क्यों लाया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन रहा है, कम्युनिस्ट आंदोलन, इसके जो प्रणेता रहे हैं, इसके जो मुखिया रहे हैं कम्युनिस्ट आंदोलन के मुखिया रहे हैं कौन? वो एम एन राय रहे हैं। ठीक है। और जो कम्युनिस्ट आंदोलन के थे, इसी आंदोलन के तहत जो आपका भारतीय संविधान के संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था, वो किया गया था इसमें। ठीक है। और सबसे पहले आधिकारिक मांग किसने की थी? इन्होंने तो विचार लाया था, लेकिन आधिकारिक मांग किसने की? संविधान सभा की बात चले तो आधिकारिक मांग किसने की? भांग लिख गया है तो आधिकारिक मांग किसने की? और चलो लिखते हैं भैया, आधिकारिक मांग किसने की? आधिकारिक मांग की थी कांग्रेस ने। किसने की थी? कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आईएनसी, जिसका गठन गठन 1885 में हुआ था, और इसने आधिकारिक रूप से इसकी मांग की थी। कब की थी? 1935 में की थी। समय आया 1940 का, इसमें आपका क्या आया? इसमें आया आपका 1940 यार, 1940, इसमें आपका आया अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है। इसमें क्या था कि अंग्रेजों ने पहली बार मांग मान ली थी, मतलब एक कुछ प्रैक्टिकल रूप से इनकी मांगों को मान लिया गया था। और समय फिर आया 1946 का, 1946 का। इसमें क्या हुआ? जो आपके इसमें क्या है, कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आया, इसके तहत क्या हुआ था? नवंबर नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। जो संविधान सभा थी आपकी, वो गठन यहाँ पर हो गया, इसका गठन कर दिया गया। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो उत्तरदायी सरकार, कैबिनेट सरकार, वेस्टमिंस्टर मिनिस्टर प्रणाली, और राजशाही शासन। बताएंगे फटाफट से क्या होगा? दूसरा नाम नहीं है। देखो, आपका जो राजशाही शासन है वो भारत में नहीं है, आप याद रखेंगे। राजशाही शासन में क्या होता है? राजा का बेटा या राजा के अन्य परिवार के सदस्य ही राजा बनते हैं। तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पर। जो वेस्टमिंस्टर प्रणाली है, ये कहाँ से ली गई है? ये आपका यूके से ली गई है। ठीक है। और जो वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहाँ पर फॉलो हुई थी आपकी? ब्रिटेन, ब्रिटेन की संसद, यानी यूके की संसद में सबसे पहले फॉलो हुई। ब्रिटेन, ब्रिटेन में इसका उत्पन्न माना जाता है। जो आपकी संसदीय व्यवस्था रहती है, इसमें आपका कैबिनेट रहता है, कैबिनेट सरकार रहती है। जी हाँ, बिल्कुल रहती है। मतलब इसका सही उत्तर तो ये हो जाएगा, राजशाही शासन, कैबिनेट सरकार क्या रहती है आपका इसमें रहती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहती है। और जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है, वो आपका इसमें देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लें यूएसए की, तो यूएसए में कैसी सरकार है? तो वहाँ पर जो है आपका प्रेसिडेंशियल सरकार है, यानी कि अध्यक्षात्मक है, अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक शासन यहाँ पर, या फिर प्रणाली, प्रणाली आपका देखने को मिल जाता है। यहाँ पर शक्तियाँ जो हैं, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण कठोर रूप से किया जाता है। पृथक्करण क्या है? कठोर माना जाता है। ठीक है ना? शक्तियों का पृथक्करण कठोर माना जाता है। समय बचाएंगे हर एक क्वेश्चन में, जो जरूरी होगा वो बताएंगे, बताएंगे हर चीज। लेकिन भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का पद हमने किस एक्ट से लिया है? मतलब ये किससे इसका सृजन हुआ है? हम जानते हैं कि हमारा जो बहुत सी चीज़ें जो ली गई हैं संविधान में, करीब करीब 2/3 या फिर इससे भी ज़्यादा, वो हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है, लेकिन हमने इसको नहीं लिया है। आप इसको याद रखें, जो इसका सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा सी। आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डी को रखा गया है। ठीक है। अभी बात कर लेते हैं, जो आपकी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हमने किस पद से लिया है। तो भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसकी बात कर रहा है? तो स्पीकर, यानी कि लोकसभा के स्पीकर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लोकसभा की बात कर रहा है। तो आपका जो आर्टिकल है, कौन सा? आपका जो आर्टिकल 79 है, आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 81 है। इसमें क्या है? इसमें आपका क्या है? इसमें आपका राज्यसभा है, में आपका राज्यसभा देखने को मिल जाएगा। 80 में आपको लोकसभा देखने को मिल जाएगा, 80 में आपको लोकसभा देखने को मिल जाएगा, और 81 में आपको संसद देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? संसद देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा ब्लंडर हुआ है। ब्लंडर ये हुआ है कि हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है। ऊपर नीचे ये कर दिया है कि हम देखो, बस इतना ब्लंडर हुआ है। अभी सही कर देते हैं इसको, इरेजर,
इसको रब करो, इसको रब करो, और इसको रब कर दो, इसको रब कर दो, अभी सही हो जाएगा। जो आर्टिकल आपका है, एक मिनट, आर्टिकल 79, 79 में संसद है, 79 में संसद की संरचना है, संसद की संरचना दिया गया है। लोकसभा जो है आपका वो 81 में है, और जो आपका राज्यसभा है वो आपका 80 में देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आप याद रखेंगे संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है आपका, संसद का एक अभिन्न अंग है। जो आपका राष्ट्रपति है वो आपके संसद का एक अभिन्न अंग है। ये तीनों मिलकर के आपका क्या बनाते हैं, ये आपका संसद का निर्माण करते हैं। बात करते हैं आपके जो पहले स्पीकर थे लोकसभा के, लोकसभा के लोकसभा के प्रथम स्पीकर, प्रथम वो स्पीकर कौन थे, वो थे आपके जीवी मावलंकर जी। जीवी मावलंकर 1952 में बने थे। और पहले भारतीय स्पीकर कौन थे, हाँ, मतलब आज़ाद नहीं हुआ था तब, ये तो आज़ाद भारत के थे, ठीक है ना, आज़ाद भारत। और पहले भारतीय जो, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय कौन था, तो पहले भारतीय लिख लो यहाँ पर, पहले भारतीय ये कब बने थे आपके, कहाँ पर थी, केंद्रीय जो विधानसभा का गठन था, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा जो आपका 1925 में थी, ये कौन थे, विट्ठल भाई, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। पहली महिला स्पीकर कौन हुई, पहली महिला स्पीकर वो थी आपकी मीरा कुमार जी, मीरा मीरा कुमार जी 2009 में, 2009 में। अब ये बताइए जो त्यागपत्र वाला सिस्टम है कि उपराष्ट्रपति, सॉरी, जो आपका उपाध्यक्ष होगा वो किसको त्यागपत्र देगा, और जो अध्यक्ष होगा वो किसको अपना त्यागपत्र देगा, तो वो आपस में एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है ना। और हाँ, एक और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है कि जो आपका बात चलिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है कहाँ है, अध्यक्ष, ये किस में आता है, ये आपका आर्टिकल 93 में देखने को मिल जाता है, आर्टिकल 93 में देखने को मिल जाता है। किस एक्ट ने देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी, तो इसका सेम आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का जो 1919 में आया था भारत शासन अधिनियम, ये आपका एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, जो आपका बाई कैमरलिज्म है, यानी कि जो द्विसदनीय व्यवस्था है, इसमें क्या हुआ था, द्विसदनीय, द्विसदनीय व्यवस्था इसमें लागू हुई थी, और इसमें ही प्रत्यक्ष चुनाव के प्रावधान इसमें किया गया था, ठीक है ना, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव का आपका प्रावधान किया गया था। अब आइए कुछ मोटा मोटा और कुछ समझ लेते हैं, जैसे आपका 1892 का जो एक्ट था, 1892 का, ये कौन सा एक्ट था, ये था आपका नहीं, 1892 का जो, हाँ, अधिनियम आया था, इसमें क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रथम प्रयोग, अप्रत्यक्ष चुनाव शब्द का प्रथम प्रयोग आपका कब किया गया था, ये आपका किया गया था 1892 में। फिर 1919, सॉरी 1909, इस एक्ट को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो। इसमें जो, यानी कि जैसे सांप्रदायिक चुनाव, सांप्रदायिक कैसे लिखा जाएगा, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक चुनाव, इसमें सांप्रदायिक चुनाव यानी कि हिंदू प्लस मुस्लिम अलग अलग, मतलब हिंदू मुस्लिम अलग नहीं, आप सिर्फ मुस्लिमों को अलग करिए, सिर्फ क्या है, मुस्लिम का अलग, मुस्लिम का अलग चुनाव, चुनावी मंडल इन्होंने बनाया था। 1909, 1919 में क्या हुआ, 1919 के एक्ट में आप क्या हुआ, यानी कि डायरकी लागू हुई, यानी कि द्वैध शासन लागू हुआ। 1935, इसमें क्या हुआ, जो केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ, केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ, आरबीआई की स्थापना हुई, आरबीआई स्थापना हुई, और क्या हुआ था, और
बहुत सी चीजें हुई थी, जैसे राज्यपाल का पद वगैरह आया था ना, लिख लो राज्यपाल, राज्यपाल का पद इसी से लिया गया था। और अखिल भारतीय परिषद की स्थापना हुई थी, अखिल भारतीय परिषद, अखिल भारतीय परिषद, अखिल भारतीय परिषद की स्थापना हुई थी। आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कार्य संविधान सभा के द्वारा नहीं किया जाता है? नहीं किया गया मतलब राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार किया और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। बिल्कुल, ये दोनों काम किए गए थे, ये दोनों काम किए गए थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चुना, नहीं, ये काम नहीं होगा। यही उत्तर एकदम सही हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रध्वज को कब अंगीकृत किया गया, इसको कब चुनाया गया, अपनाया गया? तो इसको 22 जुलाई 1947 को चुना गया था ना। इसमें क्या क्या अपनाया गया था, क्या हुआ था? अपनाया गया था। और जो बात करें आपके राष्ट्रमंडल की स्वीकृति कब हुई, तो ये मई, राष्ट्रमंडल की सदस्यता को कब स्वीकार किया था भारत ने? मई 1919 में, मई 1900 नहीं है, सॉरी, मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार कर लिया गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो इसको 24 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, यानी कि राष्ट्रगान जो कि आपका जन गण मन है, और जो आपका राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, राष्ट्रगीत जो आपका वंदे मातरम है, वंदे मातरम, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, इसको मंजूरी दे दी गई थी। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो राज्यों का नाम बदलने और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने की अनुमति देता है? अनुमति देता है। समझ लेते हैं जो आर्टिकल 1 है, आंसर तो आपको पता ही होगा, बहरहाल हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 क्या वो कहते हैं हमारे संविधान के। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, यहाँ तक आ गए हो तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of, shall be a union of states, यानी जो भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ होगा। क्या है? राज्यों का संघ होगा। जो आर्टिकल 2 है इसमें क्या है, मतलब क्या है? भारत में किसी का बाहरी क्षेत्र को ऐड करना है, क्या करना है? ऐड करना है या उसको बाहर करना है ना? तो ये सारे सीमाओं में परिवर्तन, ये सब चीजें क्या आती हैं? नहीं, सीमाओं में परिवर्तन तो आपका 3 में आता है, यानी कि राज्यों के नाम बदलने। तो इसका सही उत्तर तो आपका 3 हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे बाहर किसी नए छात्र को क्षेत्र को अगर अर्जित करना है तो वो आपका इसमें आ जाएगा, यानी कि क्षेत्र अर्जन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्षेत्र अर्जन आपका आर्टिकल 2 में देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 3 में क्या देखने को मिल जाएगा? राज्य की सीमाओं में परिवर्तन तथा नाम परिवर्तन, राज्य तथा नाम, राज्य नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन। इसमें बिल लाना होता है संसद में, और बिल लाने के लिए आपका राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है वो अनिवार्य होनी चाहिए, है ना? जैसे आपका यूपी से उत्तराखंड आपका अलग हुआ 2000 में, सन 2000 में अलग हुआ था। आर्टिकल 4 में क्या है? तो आर्टिकल 2 यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल 2 एंड 3, इनके तहत जो आपका 2 और 3, इनके तहत जो आपका संविधान संशोधन किया जाएगा। आर्टिकल और संविधान संशोधन किसमें आता है? वो आर्टिकल 368 में आएगा। इनके मतलब अगर इनमें कोई ऐसा परिवर्तन किया जा रहा है तो वो क्या होगा? वो मान्य नहीं होगा, है ना? मतलब क्या होगा? वो मान्य नहीं होगा। जो आपका मतलब इनके तहत जो बदलाव किए जाएंगे वो आपका आर्टिकल, ये कह लीजिए भाई आर्टिकल 368 होगा। आर्टिकल 368 के तहत मान्य नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? मान्य नहीं होंगे क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक चीजें हैं संविधान की। अगर इनमें ही आपने परिवर्तन कर दिया तो वो बेसलेस रह हो जाएगा, ठीक है ना? और इसको पास ये कैसे होता है आपका? ये पास कैसे होता है आपका? साधारण बहुमत, आपका ये साधारण बहुमत से पास होता है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। क्षेत्रीय परिषद यानी कि जोनल काउंसिल्स के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं?
जो आपके जोनल क्षेत्रीय परिषद, देखिए गृह मंत्री जो होता है वो क्षेत्रीय चीजें हो गई, जोनल चीजें हो गई, इन सबको देखता है। गृह मंत्री गृह के कार्य को देखेगा, ठीक है ना। जो आपकी क्षेत्रीय परिषद बनाई क्यों गई थी? ये बनाई इसलिए गई थी कि राज्य जो हो एक दूसरे में आपस में कोऑर्डिनेट कर सके, है ना, क्या मतलब सहयोग बढ़ सके, कोऑर्डिनेट कर सके। ये जो है आपका, ये संवैधानिक दर्जा इनको नहीं है। ये जो आपकी संस्थाएं हैं, आपकी जो क्षेत्रीय परिषद है, यानी कि जोनल जेसी है, यानी कि जोनल काउंसिल्स हैं, ये आपकी संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक संवैधानिक नहीं है। जो आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, राज्य पुनर्गठन, ये कब आया? 1956 में आया, ठीक है। इसके तहत इसको वैधानिक संस्था बनाया गया था, लेकिन संवैधानिक नहीं। स्टेचुरी बॉडी है, वैधानिक संस्था बनाया गया था, लेकिन संवैधानिक नहीं है, क्योंकि इसको बाद में ऐड किया गया है। बात करें इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, तो इंडिया में, टोटल इंडिया में ये इनकी संख्या 5 है। 5, एक तो आपका हो गया नॉर्थ, एक तो हो गया आपका साउथ, नॉर्थ, साउथ, और आपका ईस्ट, वेस्ट में ईस्ट, हाँ ईस्ट हो गया, और आपका हो गया एक तो सेंट्रल हो गया, मिड हो गया, सेंट्रल हो गया, एंड आपका वेस्ट हो गया, ठीक है ना, वेस्ट हो गया। जो आपका उत्तर पूर्वी है, उत्तर पूर्वी, इनको अलग अलग कब किया गया था? उत्तर पूर्वी को अलग अलग कब? पहले उत्तर पूर्वी एक एक होती थी, इनको अलग कब किया गया था? इनको 1971 के एक्ट में इनको अलग कर दिया गया था, इनको अलग कर दिया गया था। आर्टिकल 38 में दिया गया है, किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल में राज्यों के लिए महाधिवक्ता यानी कि जो एडवोकेट जनरल के पद का प्रावधान किया गया है? जो आपका आर्टिकल 365 है, आर्टिकल 365 है। ये क्या करता है? ये राज्य जो होते हैं, जो राज्य सरकारें होती हैं, इनके सर्वोच्च कानून का अधिकारी को नियुक्त करता है। और सर्वोच्च कानून का अधिकारी होता कौन है? वो होता है ये आपका एडवोकेट जनरल। क्या होता है? एडवोकेट जनरल होता है। अभी बात कर लेते हैं, जैसे आपका इनकी शक्तियां किस में दी गई हैं। जो आपका एडवोकेट जनरल की शक्तियां दी गई हैं, आर्टिकल 177 में इसकी शक्तियां दी गई हैं। क्या दी गई हैं? शक्तियों के बारे में इसमें विस्तार से आपका बताया गया है, विस्तार से आपका बताया गया है। बात करते हैं जो भारत का महान्यायवादी है, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के एजीआई के बारे में आपका आर्टिकल 76 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 76 में बताया गया है। और जो आपका कैग है, CAG, कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो आपका आर्टिकल 148 में बताया गया है। आपको बताना होगा कि आर्टिकल 178 में क्या है, आपको बताना होगा इसका जो आर्टिकल 178 है इसमें क्या है, ठीक है ना। कुछ चीज तो आपके बतानी होंगी। बात कर लेते हैं कि इनका कार्यकाल कैसा क्या होता है। तो इनका कार्यकाल कुछ फिक्स नहीं होता है। अगर देखा जाए कार्यकाल के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाता है आपके बारे में, और ये ट्रिकी क्वेश्चन तो आ सकता है। बहुत से लोग होते हैं 3 साल, 5 साल, 6 साल रट लेते हैं चीज़ों को, है ना। तो आपको याद रखना है, क्योंकि जो एडवोकेट जनरल्स होते हैं इनका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। इनका जो कार्यकाल रहता है वो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा, राष्ट्रपति के, सॉरी, राज्य का है, राज्य का है तो राज्यपाल होगा। यहाँ पर क्या होगा? राज्यपाल होगा। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल होगा। इनकी योग्यता क्या होती है? इनकी योग्यता क्या होती है? हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। 10 साल वकील रहे हों आप, एडवोकेट या अधिवक्ता 10 साल तक आपका होना अनिवार्य है, ठीक है। इनका 10 साल तक मतलब अधिवक्ता जो है रहना अनिवार्य है। विधिवेत्ता भी होना चाहिए, मतलब राज्यपाल की नज़र में आपका विधिवेत्ता होना
बहुत ही आवश्यक है। अगर एजीआई जो आपका एडवोकेट जनरल होता है, जो एजी होता है, इसके बारे में जैसे कुछ अन्य बात कर लें तो जो आपका मैंने भी बताया आर्टिकल 177 शक्ति, तो शक्ति के अंतर्गत क्या आता है, ये वोट दे सकते हैं क्या? क्या ये राज्य विधानमंडल में क्या ये वोट दे सकते हैं? तो नहीं, वोट नहीं दे सकते हैं। क्या भैया बैठक कर सकते हैं? क्या ये बैठक कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कहेंगे कि ये लोग बैठक कर सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? मैंने आपको अभी बताया, आपका जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, महान्यायवादी, जो कि आर्टिकल 76 के तहत आता है, आर्टिकल 76 के तहत आता है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो महान्यायवादी होता है ये सरकार का वकील होता है, सरकार का वकील। आपका सरकार का वकील होता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, और सेम वही बताया मैंने आपको कि सुप्रीम कोर्ट, अगर देखो सेंट्रल के हैं तो आपके ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की, जज की योग्यता रखते हो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हो। इनकी शक्ति की बात कर लें, जो इनकी शक्तियां हैं वो आपका आर्टिकल, वो आपका आर्टिकल 88 में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना, ये लोकसभा और राज्यसभा, इनमें बैठ बैठ तो सकते हैं, बैठक तो कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, लेकिन उनको जब वोट देना होगा तो ये वोट नहीं दे सकते हैं। और बोल भी सकते हैं, हाँ भाषण दे सकते हैं, जी हाँ भाषण दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं, अब भैया चलो आर्टिकल 88 आया है तो 87 को भी इसी लगे हाथ देख लेते हैं। और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का आपका जो विशेष अभिभाषण है, विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, ये आपका आर्टिकल 87 में था। अभिभाषण को तैयार कौन करता है? तो आपकी जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल है आपकी, वो इसको तैयार करेगी। बात करते हैं आपके जो पहले एजीआई थे, पहले एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन थे? ठीक है ना, पहले आपके कौन थे? आपके जो पहले एजीआई थे वो थे आपके एमसी शीतलवाड़, एमसी शीतलवाड़, कुछ मदन लाल चिमन लाल ऐसे कुछ था, एम से मुझको नहीं आते, बट सी फॉर चिमन लाल ही था, चिमन लाल शीतलवाड़, यहाँ पर लिख लेंगे शीतलवाड़, शीतलवाड़ जी थे आपके। और सबसे लंबा जो कार्यकाल है इन्हीं का है, सबसे लंबा कार्यकाल। और आपको याद रहे, इनकी सहायता के लिए, एजीआई की सहायता के लिए आपके जो सॉलिसिटर रहते हैं, यानी कि एसडी, सॉलिसिटर जनरल रहते हैं, ये आपका क्या होता है, एजी, एजी के क्या होते हैं, हेल्पर होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी हेल्पर होते हैं। इनकी संख्या कुछ निश्चित नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। और ये आपका याद रखना, जो आपका एजी वाला है, ये वाला एजी वाला, सॉरी सॉरी एसजी, मैंने कहा ना एसजी, ये आपका एक हेल्पर, हेल्पर वाली पोस्ट होती है, और ये कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है, ये कोई संवैधानिक, ये आपका जो संवैधानिक दर्जा नहीं है। ठीक है, चलिए, किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप में जाना जाता है? डे फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में किसको जाना जाता है संसदीय प्रणाली? तो हेड, सिंपल सी बात, संसदीय प्रणाली का हेड कौन होता है आपका? एक मिनट, संसदीय प्रणाली सरकार के वास्तविक, अच्छा सरकार के वास्तविक, तो सरकार का वास्तविक मुख्य आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है ना, बात करते हैं आपका जो आर्टिकल जैसे डे जेयोर का मतलब क्या होता है? तो डे फैक्टो होता है प्रमुख, डे फैक्टो होता है प्रमुख, मेन मुखिया जो होता है ना, प्रमुख। और आपका आता है एक डे जियोर आता है, डे जियोर, ये सब फ्रांसीसी वर्ड हैं, और इसको टिट्यूलर भी कहते हैं। ये होता है नाम मात्र का प्रमुख, जो कि आपका राष्ट्रपति होता है, नाम मात्र, नाम मात्र का प्रमुख या फिर मुखिया कौन है आपका? राष्ट्रपति है। ठीक है, एक और और क्या बता सकते हैं,
कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं आपका। तो आपका आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 78 है। वैसे इसको मैंने आपको होमवर्क दिया है बताने के लिए। आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं भले ही यहाँ पर बता दूँ लेकिन आप एक बार कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना, कमेंट जरूर करेंगे। आर्टिकल 74 में क्या है कि जो आपका राष्ट्रपति होगा, जो आपका राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल होगी, एक मंत्रिमंडल होगी जिसका मुखिया जो होगा वो पीएम होगा, और इनकी जो सलाह होती है वो आपकी बाध्यकारी सलाह होती है। राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी। एक बार वो वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार फिर से संसद से वही रिपोर्ट सेम, भले उसमें कोई चेंज ना किया जाए, वो राष्ट्रपति के पास जाए तो उनको मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बार वे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा उनके पास रिसेंड कर दिया गया तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको पास करना उनकी मजबूरी हो जाएगा। हाँ, लेकिन वे अपना वीटो का पावर लगा सकते हैं जेब में रखकर, पॉकेट वीटो है ना, तो पॉकेट वीटो का पावर लगा सकते हैं। आर्टिकल 75 में क्या है, पीएम की नियुक्ति संबंधित इसमें बात कही गई है। इसमें पीएम की नियुक्ति संबंधित बात की गई। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और जो आपका मंत्रिमंडल होगा इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन पीएम की सलाह पर करेगा। क्या करेगा, पीएम की सलाह पर करेगा। 78 में क्या है, प्रशासन की सारी जानकारी, प्रशासन की सारी जानकारी पीएम राष्ट्रपति को देगा, पीएम राष्ट्रपति को देगा, ठीक है, राष्ट्रपति को देगा। वीडियो ये खत्म करते हैं, अभी 40 हो चुके हैं, 43 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, बताइए। तो इसको हम अगली वीडियो से स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि अभी लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, और इस तरीके से मुझको आदत भी नहीं है, धीरे धीरे डेवलप होगी आदत। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पार्ट 2 के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि आपको पार्ट 2 भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके नोट्स के लिए आप जब जब दूसरी वीडियो आ जाएगी ना, तो साथ में ही दोनों के नोट्स हम दे देंगे, प्रॉपर नोट्स देंगे अच्छे से। या फिर अगर नोट्स आपको सेपरेट इसी के चाहिए, तुरंत चाहिए, कमेंट कर दोगे नोट्स, प्लीज़ नोट्स ऐसा कुछ लिख देना, या फिर नोट्स खाली लिख देना, वो मैं चीज़ें आपके लिए सुन लूँगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्या, वैसे ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका समितियों से है। वाह, पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी भाई, पूरी पॉलिटी आपका कंप्लीट हो जाएगी, आपको पढ़ने की कहीं कुछ ज़रूरत एक्स्ट्रा पड़ेगी ही नहीं। लास्ट 25 दिनों में आप 16-17 क्वेश्चन आते हैं, मान लो 14 क्वेश्चन, मान लो 13-14 क्वेश्चन, तो एक आध मूल विधि उसमें ऐड कर लो, तो ये आपके 13-14 में मुश्किल का मुश्किल एक आध छूटेगा नहीं, वो भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ज़बरदस्त तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके जुड़ जाइए कंपटीशन पेज के इस परिवार से, एंड आपको शानदार कंटेंट इसी तरह से मिलता रहेगा। ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप से। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।